हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रियम सर एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। तो चलिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे मुगल वंश के ऊपर, तो मुगल वंश के आज हम प्रशासन पे बात करने वाले हैं, हम साहित्य पर बात करने वाले हैं कि मुगल साम्राज्य में कौन से आपके इतिहासकार ने कौन सी किताबें लिखी हैं और कौन सी पुस्तकों के आपके जो लिखी हुई थी उनके अनुवाद किए हैं। तो इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, हम इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी आज लगाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, मैराथन क्लास क्वेश्चंस की मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो आपका इंतजार बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है, जिसमें एक ही वीडियो में पूरे मुगल से जुड़े हुए सारे के सारे प्रश्न मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर करा दूंगा। तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, और वो वीडियो कल की ही क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। उससे पहले वो जो मैं क्वेश्चंस की कल जो सीरीज लेके आने वाला हूं आपके लिए, उससे पहले आप जितनी भी वीडियोस पे पड़ी हुई हैं आप वो सारी की सारी मुगल वंश से देख लें, फिर चाहे वो क्वेश्चंस के हो या फिर वो मेरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो हो, वो सारी ही वीडियो आप देख लें, क्योंकि कल की क्लास में मैं जो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके आने वाला हूं वो इन सब क्लासों के ऊपर ही बेस्ड होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास जो कि किस पे होने वाली है, आपकी मुगल वंश पर होने वाली है, और जिस पे हम बात करेंगे आज आपसे साहित्य की। किसकी बात करेंगे? साहित्य की बात करेंगे, और आपके यहाँ से संस्कृति को लेकर बात करेंगे। किसको लेकर बात करेंगे? संस्कृति। तो यहाँ से मुगल वंश की बात करेंगे, उसके साहित्य और संस्कृति पर लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बात हो रही है मुगल कालीन प्रशासन को लेकर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपकी व्यवस्था देखो क्या है। आपको मैंने बताया ही था भाई कि बाबर जो थे वो आपके 1526 में भारत आए थे, और यहां से लेकर 1857 तक की क्रांति तक जो है वो आपका मुगल साम्राज्य बसा हुआ है, मुगल साम्राज्य की नींव रखी हुई है। ठीक है, तो इन सब में जो प्रशासन व्यवस्था रही है जो कि किसके नाम से जानी जाएगी? मुगलों के नाम से जानी जाएगी। तो देख लेते हैं मुगल कालीन प्रशासन आपका क्या है। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। मतलब अब के समय में जो आपके सरकार होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, मतलब राजकीय की, केंद्रीय की, अलग अलग होती हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो जिले थे, जो जिले बसाए जा रहे थे, उनको किस नाम से जाना जा रहा था? सरकार के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ में शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा क्या होता था? मतलब एक प्रांत होता था। जैसे हम लोग बात करें जिला होता है, तो हमने मान लिया कि वहां पे जो किला है वो आपका एक प्रांत है, तो उस प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। ठीक है, एक सूबा का कई सरकारों मतलब जिलों में बांटा था। मतलब जो प्रांत था, जैसे मैंने आपसे कहा ना, जो जिला है, जिला में आपका किला है, तो किले के अंडर में कई सारी चीजें आपकी आनी है। जैसे सेंटर है भाई, हमारे पास सेंटर है, तो सेंटर क्या कर रहा है भैया? आपको ऑर्डिनेट कर रहा है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट भैया बैठी हुई है, वो क्या कर रही है? सब जगह ऑर्डिनेट कर रही है, राज्य सरकार को भेज रही है कि भाई आप ये चीज को फॉलो करवा लीजिए, आपके राज्य के लिए अच्छा होगा। अब राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है भैया चीजें आगे फॉलो करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। ठीक है, अब जो राज्य बैठा हुआ है, राज्य क्या कर रहा है? राज्य किसके अधीन आ रहा है? सेंटर के अधीन आ रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही हैं कि कुछ जो जिले थे वो कुछ सूबा के अंडर में आते थे, मतलब जो प्रांत हुआ करते थे उसके अंडर में आया करते थे। तो आपके यहाँ पे जो आपके सरकार थी, जो कुछ सरकारों की जो यहाँ पे बात हो रही है, वो किसके अधीन बटे हुए थे? वो प्रांतों के अधीन बटे हुए थे। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। मीर बख्शी किसका होता था? सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था, और जो सैन्य विभाग का चीफ हुआ करता था, हेड हुआ करता था, उसको ही मीर बख्शी की उपाधि दी जाती थी। और मैं आपको बता दूं, मीर बख्शी की जो उपाधि है वो मुगल साम्राज्य में ही मुगल शासन में ही आपकी आरंभ हुई है। लेकिन उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में ही सबसे पहली बार सैन्य विभाग के प्रधान को मीर बख्शी की उपाधि से नवाज दिया है। मतलब मीर बख्शी जो पद है वो मुगल शासन से नहीं, वो बल्कि खिलजी शासन से लिया गया है, खिलजी वंश से लिया गया है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1296 में जब वो शासन पे बैठा था तब उसने इस पद को बनाया था। ठीक है, चलिए, तो ये बात यहां से आपको ध्यान रखने वाली है, जिसको आप नोट कर लेंगे 1296 से अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। मुगल प्रशासन में मुस्तसिब
जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। कौन था भैया यहाँ पर? आपका जो निरीक्षण, जो सुपरविजन विभाग था, वो सुपरविजन जो निरीक्षण आपका विभाग था उसका प्रधान कौन होता था? आपका मुस्तसिफ जन आचरण। कौन? आपके मुस्तसिफ जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान हुआ करता था। पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू, सबसे पहले जो तंबाकू का, अब देखा जाए तो तंबाकू का सेवन आपके मुगल शासनकाल में बहुत हुआ करता था। अगर मैं आपको बताऊं जहांगीर के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं तो जहांगीर जो थे सुबह शाम इनको तंबाकू का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा इनको पसंद था। इवन बचपन से जो रुकैया बेगम थी, जो आपके अकबर की पत्नी थी, वो क्या करती थी, वो सलीम को थोड़ा बचपन से ही इस चीज़ का उन्होंने लत लगवा रखा था, बचपन से इस चीज़ को दिया करती थी। तो सलीम जो थे आपके, जिनका नाम जहांगीर बाद में पड़ा था, ये जो सलीम थे ये बचपन से ही इनको इस चीज़ की आदत लग गई थी। तो आगे तक ये अफीम का नशा क्या करते थे, तंबाकू के काफ़ी बड़े शौक रहे हैं आपके मुगल वंश के अंदर। और ये जो तंबाकू है वो कहां से लाई गई थी? पुर्तगालियों द्वारा आपकी भारत में लाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को क्या कहा जाता था भाई? जो आपकी राजस्व मुक्त अनुदान भूमि हुआ करती थी, जिस पर आपका टैक्स नहीं लगता था, वो क्या होती थी? आपकी मदद ए माश। उसको क्या बोलते थे? मदद ए माश बोला जाता था। जो आपकी राजस्व कर मुक्त अनुदान भूमि थी, जिस पर किसी तरीके का राजस्व कर नहीं लगता था, उस भूमि को क्या कहा जाता था? मदद ए माश कहा जाता था। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर लगवाए थे उसमें पूछा भी गया था कि ये कट्टरता है अपने, मतलब ये अपने धर्म को लेकर कट्टर है, तो ऐसा नहीं था। देखिए अकबर ने राम सीता की आकृतियों, मैंने बताया भी था कि इन्हें ऐसे सिक्के चलाए थे जिस सिक्के पे एक तरफ हिंदुओं की आकृति थी, मतलब हिंदुओं के देवी और देवताओं की आकृति थी, और दूसरी तरफ आपके मुस्लिमों की थी। तो उस तरीके के अकबर ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का प्रचलन करा था। तो ऐसा नहीं है वो अपने धर्म को लेकर कट्टरवादी था, वो दोनों ही रिलीजन्स को बढ़ावा देता था, क्योंकि उसने अपनी उसकी तीन रानियां थी, मतलब बाकी रानियों में से 3 रानी थी, वो हिंदू साम्राज्य से थी, हिंदू राजकुमारी थी। तो उसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो राजपूतों के साथ भी अपना वैवाहिक संबंध, मतलब अपना व्यवहारिक संबंध स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया था। तो राम सीता की आकृति और राम से देवनागरी लेख से युक्त सिक्के भी चलाए थे। साथ ही साथ में इसमें चांदी का जो सिक्का था उसको रुपया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपया। और मैं आपको बता दूं, रुपया नाम की जो चांदी का सिक्का था वो शेरशाह सूरी ने भी चलाया था। किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने भी चलाया था। शेरशाह सूरी ने भी चांदी का सिक्का चलाया था जिसका नाम रुपया रखा था। और यहाँ पे भी जो चांदी का सिक्का था वो भी क्या कहलाता था? रुपया कहलाता था। और जो दाम था, क्या था? दाम, वो आपके तांबे का सिक्का होता था। तो दाम जो है वो तांबे का सिक्का होता था और रुपया जो था वो चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए अगला हमारे पास आ गया मुगल कालीन संस्कृति। चलिए मुगल कालीन संस्कृति की बात करते हैं। यहां से अब देखिए संस्कृति यहां पर क्या आ गई? चित्रकला। भैया चित्रकला का बहुत बड़ा शौक था यहाँ पर चित्रकला का बहुत बड़ा शौक था। तो देख लीजिए चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। किसने किया था? हुमायूं ने किया था। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी जो शैली देखने को मिल रही थी किलों पे, जो आपका चित्र बर्डन जो देखने को मिलता है आपको पत्थरों पे, वो सबसे पहले किस में शुरू हुआ था? वो हुमायूं के शासनकाल से शुरू हो गया था। और हुमायूं का शासनकाल कब शुरू होता है? आपके बाबर के बाद, क्योंकि बाबर के बेटे थे, ज्येष्ठ पुत्र थे आपके हुमायूं। तो कब से शुरू हुआ था? 1530 से आरंभ हो गया था। किसका शासन आरंभ हो गया? हुमायूं का 1530 से शासन आरंभ हो गया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा, इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए आमिर हमजा है। ठीक है, जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में से, देख लो भैया कहां के? जहांगीर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार, इसमें 2 नाम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला नाम अबुल हसन है, दूसरा नाम उस्ताद मंसूर है। ये आपको अगर याद होगा तो मैं वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये 2 नाम बहुत बड़े हैं जो जहांगीर के शासन से आते हैं, जो बहुत बड़े आपके चित्रकार हैं।
ठीक है। अबुल हसन को एक नाम की उपाधि से नवाजा गया है, वो नाम क्या है? नादिर उद जमा। क्या है? नादिर उद जमा की उपाधि किसको मिल रखी है? अबुल हसन को मिल रखी है। उस्ताद मंसूर को क्या मिल रखी है? आपके नादिर उल अस्त्र। क्या मिल रखी है? नादिर उल अस्त्र। ये आपको ये उपाधि मिल रखी है किसको? उस्ताद मंसूर को। अगले कौन है? फारूक बेग है। आपका बिसन दास है। आपका अस्करिजा है। आपके आकारिजा है। आपके मोहम्मद नादिर है। मोहम्मद मुराद है। मनोहर माधव है। गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय है। तो देख लीजिए यहां पर जो आपके चित्रकार हैं, किसके? जहांगीर के शासन से जो चित्रकार हैं वो कौन कौन है? अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिसन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव और गोवर्धन। ये सब आपके चित्रकार हैं कहां से? जहांगीर के शासनकाल में, जिसमें ये दोनों आपके अहम हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है? जहांगीर। तो जहांगीर के काल को क्या कहा गया है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। मैंने वीडियो में भी आपको ये बात बता रखी है, जो आपके जहांगीर हैं इनके शासनकाल को क्या कहा है? मुगल चित्रकला का आपका स्वर्ण युग कहा जाता है। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक है। कौन आपके एक बीड़ा वादक है? आपके औरंगजेब। औरंगजेब संगीत विरोधी है। प्रश्न पूछा जाएगा, यहां से बन जाएगा कि कौन सा मुगल शासक आपका संगीत विरोधी है? तो संगीत विरोधी कौन है? औरंगजेब है। लेकिन जबकि ये संगीत विरोधी होने के बावजूद भी ये एक कुशल बीड़ा वादक भी है। ठीक है, एक बीड़ा आपने देखा होगा, सरस्वती माता के हाथ में एक बीड़ा है, इस तरीके से वो उसको बजाते हुए उनके फोटो के इस तरीके से अंकित किया जाता है। ये होता है बीड़ा। ठीक है, इस तरीके से ये बीड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, और इसको ऐसे करके बजाया जाता है। इट इज नॉट अ गिटार। ये गिटार नहीं होता, ये अलग तरीके का यंत्र होता है जिसको बैठ के बजाया जाता है रख के। ठीक है जी, बीड़ा वादक। ठीक, अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख गायक थे। कौन कौन थे अकबर में? तानसेन का नाम तो भैया हर समय आता ही है, लेकिन तानसेन के अलावा भी एक गायक थे जो अकबर के शासनकाल में थे। उनका नाम क्या है? स्वामी हरिदास। आपको नाम याद रखना है कि अकबर के शासनकाल में गायक थे। गायक कौन थे? तानसेन का नाम सबसे पहले आता है, और ये 9 रत्नों में से एक रत्न भी हैं आपके अकबर के। लेकिन इन गायक के अलावा एक गायक और है, और वो गायक कौन है? आपके स्वामी हरिदास। अकबर ने तानसेन को भैया एक उपाधि प्रदान की थी। वो उपाधि का नाम सुन लीजिए, क्या है? कंठाभरण बाड़ी बिल्लास। क्या है भैया आपका? कंठाभरण बाड़ी बिल्लास। इस नाम की उपाधि से नवाजा है किसको? तानसेन को। और तानसेन किसके आपके दरबारी गायक थे? अकबर के थे। किसके थे? अकबर के थे। और अकबर का शासनकाल कब से शुरू होता है? 1556 से। कहां से आरंभ होता है? 1556 से। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं जी। मुगल कालीन साहित्य की बात कर लेते हैं। मुगल कालीन साहित्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मुगल कालीन साहित्य देख लीजिए क्या है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ठीक है, उसने हुमायूं नामा, कौन सी पुस्तक लिखी? हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। हुमायूं नामा नाम की जो हुमायूं की दास्तां को वर्णित करती है, उसके शासन को वर्णित करती है, यह किताब किसने लिखी? गुलबदन बेगम, जो बाबर की क्या थी? पुत्री थी। मुगल कालीन प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकें देख लीजिए। सबसे पहला निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, कौन सी है? तबकाते अकबरी। क्या है? तबकाते अकबरी। अब्बास खां साहबानी के किसका लिखी है? तरीखे शेर शाही। हसन निजामी ने क्या लिखी है? ताजुल मासीर। ख्वाबाद मीर ने क्या लिखी है? कानून ए हुमायूनी। क्या लिखी है? कानून ए हुमायूनी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भीमसेन ने क्या लिखी है? नुक्सा ए दिलखुशा। क्या लिखी है? नुक्सा ए दिलखुशा। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने क्या लिखा है? आलमगीर नामा। क्या लिखा है? आलमगीर नामा।
इनायत खान ने क्या लिखा है? शाहजहांनामा। क्या लिखा है? शाहजहांनामा नाम की पुस्तक लिखी है। चंद्रभान ब्राह्मण ने क्या लिखी है? चहर चमन। क्या लिखी है? चहर चमन। मुतमिद खान ने क्या लिखी है? इकबाल नामा ए जहांगीरी। क्या लिखी है? इकबाल नामा ए जहांगीरी। गुलनाम हुसैन ने क्या लिखी है? सियार उल मुत्खरीन। क्या लिखी है? सियार उल मुत्खरीन। मोहम्मद सलेह ने क्या लिखी है? अलमे सलेह। क्या लिखी है? अलमे सलेह। ठीक है। अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। कौन? अब्दुल हामिद लाहौरी। कौन थे आपके? अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल के क्या थे? प्रमुख आपके इतिहासकार थे। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। उसने अपनी पुस्तक किसने भैया? किसने? आपके ये लाहौरी जी ने, अब्दुल हामिद लाहौरी ने अपनी पुस्तक में किसका विवरण किया है? पातशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। किसने किया है? आपके लाहौरी ने, अब्दुल लाहौरी ने आपके क्या किया है? एक पुस्तक लिखी है पातशाहनामा। और ये पातशाहनामा किसके ऊपर है? शाहजहां के ऊपर है। किसके ऊपर है? शाहजहां। और शाहजहांनामा भी शाहजहां के ही ऊपर है। इसमें इसने पूरे इतिहास का वर्णन किया है। किसके? शाहजहां के। साथ ही साथ में फारसी क्या है? मुगलों की राजभाषा थी। तो मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। और ये मुगल जो थे वो थे कौन? वो आपके तुर्क थे। वो आपके कौन थे? वो आपके तुर्क थे। ठीक है, वो भी आपके चतुराई तुर्क थे। ठीक है, चतुराई तुर्क थे। आपका नेस्ततालिक एक फारसी लिपि है। क्या आपकी एक फारसी लिपि है? आपकी नेस्ततालिक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत के प्रयुक्त होती थी। तो मध्यकालीन मतलब मिडिवल समय में की बात यहां पर हो रही है। उस वक्त में नेस्ततालिक एक फारसी लिपि थी और इस लिपि के लेख आपको मुगल साम्राज्य में देखने को मिल जाएंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब नेस्ततालिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। ठीक है, आपको मैंने पहले बता दिया फारसी लिपि है क्या? नेस्ततालिक। ठीक है, नेस्ततालिक और शिकस्त नामक आपकी लिखने की जो लिखावट है उसमें आपका मुगल बादशाह औरंगजेब क्या था? पूर्णतः तरीके से निपुण था। ठीक है, पूर्णतः तरीके से क्या था? औरंगजेब निपुण था। तो चलिए थोड़े से कुछ क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस यहां से हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज वाली दोनों की हो रही है। और कल मैंने आपको बताई था, हम लोग आपके पूरे के पूरे क्या लेकर आएंगे? मैराथन लेकर आएंगे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस के ऊपर मुगल वंश से। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? देख लीजिए भैया, अभी पिछले ही मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर बताया है। आपके चित्रकला जो मुगल आपके काल में मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। तो किसने किया था? हुमायूं के शासनकाल से आरंभ हो गया था। क्या आपके चित्रकला का मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था? हुमायूं के समय से। और हुमायूं का शासन कब से चालू होता है? कब से चालू होता है भैया? तो 1530 से। कब से होता है? 1530 से आरंभ हो जाता है। ठीक है, मैं इधर को लिख दे रहा हूं, ये वहां पे उसकी वजह से हो नहीं पा रहा है। 1530 से आरंभ हो जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो आपको बता दूं, ऑप्शन ए आपका यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपके लेडेन और रस्किन, आप किसके? लेडेन और रस्किन नाम के व्यक्ति ने बाबरनामा का क्या किया है? अंग्रेजी अनुवाद किया है। और आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि अकबरनामा जो है वो किसने लिखा है। अकबरनामा किताब जो है वो किसने लिखी है? अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखते आए हैं तो इसका आंसर आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो महाभारत है इसका फारसी अनुवाद किया गया है। क्या किया है? इसका
फारसी अनुवाद किया है, और फारसी अनुवाद किया किसने है? बदायूनी ने किया है। मतलब बदायूनी ने आपका इसका क्या किया है? फारसी अनुवाद किया है, जिसका शीर्षक क्या रखा गया है? मतलब हिंदी में तो महाभारत हो गया, फारसी में जब अनुवाद किया तो उसका शीर्षक क्या रखा है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रज़मनामा। क्या? रज़मनामा यह जो है वो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो ऑप्शन बी आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है? देखो भैया, मैंने अभी पीछे ही आपको बताया था, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, आपके अब्दुल कादिर साहब ने क्या किया है? आपके महाभारत का फारसी अनुवाद किया है, जिसका शीर्षक क्या था? जिसका शीर्षक पीछे ही मैंने आपको बताया है, रज़मनामा। जिसका शीर्षक मैंने आपको पीछे ही बताया है, क्या बताया है? आपका रज़मनामा। ठीक है, रज़मनामा आपके महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है, जिसको किसने लिखा है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। ठीक, रज़मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो किस हिंदू आपके ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? आपके रामायण का नहीं भैया, आपके महाभाग्य का नहीं, महाभारत का। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ROARO में के प्रीलियम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि रज़मनामा जो है वो किस हिंदू ग्रंथ का आपका फारसी अनुवाद है? तो किसका है? महाभारत का है। और मैं आपको बता दूं, ये अकबर के समय में, किसके समय में? अकबर के समय में इसका अनुवाद किया गया था। किसके समय में किया गया था? अकबर के समय में इसका अनुवाद किया गया था। और मैं आपको यह भी बता दूं, सन 1574 में आपके अकबर ने अनुवाद शाला का आपका क्या किया था? अनुवाद घर का, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, उसने एक अनुवाद घर बनवाया था, अनुवाद घर। ठीक है, अनुवाद घर की स्थापना करवाई थी। ठीक है, किसने? अकबर ने आपके 1574 में। और उसी अनुवाद घर में आपके महाभारत का फारसी अनुवाद किया था, रज़मनामा। और मैं आपको बता दूं, 1574 में अकबर ने इबादत खाने का भी निर्माण किया था। वीडियोस को देखते हुए चलिए, काफी सारी चीजें आपकी कोलैप्स होंगी, उन सबको इन सनों के साथ जोड़ते हुए चलिए। 1574 में अकबर के द्वारा क्या क्या हुआ था, इन सब बातों को आपको लिखना है। बढ़िया तरीके से नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, टिप टू टिप, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्या है? आपकी सारी की सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जा चुकी है, कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में पूछी जा चुकी हैं। तो सारी ही चीजें महत्वपूर्ण मैं आपको बताता हुआ आया हूं। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर ही हमको सहानुभूति देते हैं, ताकि हम आपके साथ में आपके लिए मेहनत कर सकें और आपके लिए हम ROARO का प्रीलियम्स बहुत आसानी से क्रॉस करवा पाएं। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल के साथ बने रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैराथन के साथ।